वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, जो हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करके हम लोगों ने सभी पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए। तो आज हम लोग 2012 का पेपर देखेंगे, जो जनवरी में 2012 का पेपर है। आज उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने जूनियर प्राइमरी सभी पेपर्स करवा दिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होने वाले जो भी बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जो जनवरी में 2012 का पेपर आया था, आज उसके पहले क्वेश्चन से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन ए चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, जब बच्चा फेल होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो लिखा हुआ है द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर प्रॉपरली, क्योंकि बच्चों को जो उत्तर होते हैं उसको सही तरीके से याद नहीं कर पाता, इसलिए फेल हो जाता है। या फिर सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, द चाइल्ड शुड हैव टेक प्राइवेट ट्यूशन, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी तभी, नहीं तो अगर वो लेता तो वो फेल नहीं होता इस कारण। या फिर द सिस्टम हैज़ फेल्ड, अगर बच्चा फेल होता है तो उसका मतलब ये होता है कि सिस्टम फेल्ड है। द चाइल्ड इज़ नॉट फॉर इट स्टडीज़, बच्चा पढ़ाई के योग नहीं है इसीलिए वो फेल हो गया। तो इसका राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर बच्चा फेल होता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, किसका, सिस्टम फेल हुआ। अगर बच्चा फेल है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम फेल है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था गलत है, बच्चे पे दोष नहीं होगा। व्यवस्था अगर गलत है, जो सिस्टम होगा उसको बच्चे के अकॉर्डिंग अपने आप को वो करना है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ द एम्फेसाइसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाई, मतलब जो शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन दे रखा है एडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडोलॉजी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना के हम शिक्षक अधिगम पे बल देने पे परिवर्तन हो सकता है। या इनकरेजिंग रोट मेमोरी, रोट लर्निंग, रटने को प्रोत्साहित करके। या फिर एडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, या फिर अग्र शिक्षण की तकनीक को अपनाकर। या फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट, तो परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो रटने को प्रोत्साहित करके एनसीएफ इसके बिल्कुल खिलाफ है, इग्नोर करता है रटने पे, परिभाषा पे, ये परीक्षाओं पे, तो उसके बिल्कुल खिलाफ है। अगर शिक्षण की तकनीक लगाकर ये भी गलत है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित करके, परिणाम देख के बच्चे का मोटिव नहीं होना चाहिए केवल एग्ज़ाम पास करना या परीक्षाएँ पढ़ना या केवल नोटबुक पढ़ना, केवल डिफिनेशन से याद करना, जिसके एनसीएफ इसका इग्नोर करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बच्चे को सेंटर में रखें, हम उस चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो स्टेटमेंट का सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज, तो जो बीजों का अंकुरण है उसके संकल्पना के शिक्षण को सबसे प्रभावी जो पद्धति होगी वो कौन सी होगी, आपको बतानी है। तो पहला लिखा है टू मेक द स्टूडेंट प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेज ऑफ, जो उसके जर्मिनेशन, मतलब क्या होता है, विद्यार्थियों को क्या करना है, पौधों के बीज बोने, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने को कहना है, इससे वो उसके शिक्षण को समझेंगे। या फिर सेकेंड ऑप्शन दे रखा है टू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है ब्लैक बोर्ड पे एंड गिव डिस्क्रिप्शन, और उसका वर्णन करने के लिए कहना है श्याम पट पर। या फिर टू शो पिक्चर ऑफ सीड ग्रोथ, बीज की वृद्धि का चित्र बना के, जिससे वो उसकी चीज़ों को और अच्छे से समझेगा। या फिर उस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके, मतलब व्याख्या कर दी जाए तो वो उसके बारे में समझेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, बीजों के अंकुरण की जो कल्पना है उसके शिक्षण में सबसे प्रभावी कौन सा मेथड हो जाएगा, आंसर करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोने चाहिए उनको, और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना चाहिए। बिल्कुल सही। जो बच्चे क्या होंगे, जब बीजों को खुद बोएंगे तो उन्हें पता होगा कि वो कैसे बोए जाती है, उसमें क्या चीज़ें की जाती है। तो उसके जो शिक्षण, उसका जो मेथड है, कैसे बोया जाता है, कैसे बड़ा होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है पौधे को बड़ा होने में, बीज से पौधा बनने में, तो वो सब चीज़ों को खुद देखेगा, खुद फील करेगा, तो वो उस चीज़ों को समझेगा, उस शिक्षण को वो प्रैक्टिकली जब किसी चीज़ को करेगा तो वो और अच्छे से सीखेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है समावेशी कक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। या फिर इनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोड्यूसर, दाखिले संबंधी कठिन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। या फिर इंक्लूड इंट्रोडक्शन
ऑफ फैक्ट्स मतलब तथ्यों की शिक्षा से संबंधित होती है, या इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, हाशिए पर स्थित वर्गों पे जो शिक्षकों को सम्मिलित करने में संबंधित होती है। तो क्या होती है समावेशी शिक्षा? तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, सेलिब्रेट करती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। क्या होती है समावेशी विषय में? सभी प्रकार के बच्चे हो, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे जनरल हो, चाहे वो मूर्ख हो, कोई भी बच्चा, सब बच्चों को एक साथ एजुकेशन देकर और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको वो एक्स्ट्रा देकर एक साथ सभी को समान शिक्षा सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन दे रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं, आपने पेपर में भी किया होगा, तो कौन सा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का प्रकार है बताना है। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं जिसको लघुत्तरी कहते हैं, या फिर ओपन एंडेड जो मुक्त खुले प्रश्न वाले होते हैं, या ट्रू और फॉल्स होती है, इजी टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो बताइए, आंसर कीजिए। मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैंने इससे पहले भी आपको करवाया, जो भी मेरी सीरीज़ देख रहे होंगे तो उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बहुत वैसे ईजी भी है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो क्या होगा, ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें बस हमें केवल हाँ और नहीं में जवाब देना होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रगतिशील शिक्षा की कौन सी विशेषता है ये आपको बतानी है। लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन बेस्ड स्लोली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, मतलब केवल प्रस्तावित पाठ पुस्तकों पे आधारित अनुदेश। तो केवल तो नहीं हो पाएगा, केवल लिखा है वो वैसे ही गलत हो जाएगा। एम्फेसाइजेस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, परीक्षाओं में अच्छी अंक करने पर बल। तो इनका ये मोटिव नहीं होता कि बच्चा एग्जाम में बस अच्छे मार्क मिले। तो क्या होगा, बच्चे से मतलब उस पर प्रेशर किया जाएगा, वो बस उसका जो एक मेन मोटिव यही बन जाएगा उसको एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने, लेकिन वो और चीज़ें उसमें एक्टिव नहीं हो पाएंगे, वो और चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। बस उसका पढ़ाई का मतलब यही रह जाएगा कि उसको बस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने। तो ये भी जो मोटिव है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नहीं विशेषता है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बार बार ली जाने वाली परीक्षा है तो ये भी गलत है, बार बार परीक्षा लेना भी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बिल्कुल, क्या होगा, जो बच्चों को एक समय सारणी बनाई जाए और बच्चों के सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिससे बच्चे हर चीज़ों को सीख पाए, हर चीज़ों को उसको तैयार करने का टाइम मिले और वो हर चीज़ों में उसमें फ्लेक्सिबल हो, मतलब बैठने की व्यवस्था से लेकर समय सारणी तक। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर। एक शिक्षक क्या करती है, प्रश्न पत्र बनाने के बाद क्या करती है, चेक्स वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्या करती है, जांच करती है कि यह परीक्षण जो प्रश्न है वो परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है या नहीं। मतलब वो एक ऐसा पेपर बना रही है, उसके बाद फिर वो जांच कर रही है कि जो हम जिस लिए पेपर बना रहे हैं, वो जिस मोटिव के लिए बना रहे हैं, वो उसकी जांच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ही इज़ कंसर्न प्राइमरी अबाउट टू क्वेश्चन पेपर, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में किस चीज़ के लिए चिंतित है आपको बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉन्टेक्ट कन्वर्ट्स मतलब कि कवरेज, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस प्रश्नों के प्रकार, या फिर विश्वसनीयता या वैलिडिटी वैधता। तो क्या कर रही है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा, जो टीचर क्या करना चाह रही है, किस चीज़ के लिए चिंतित है, वैधता, मतलब जिस चीज़ के लिए उसने क्वेश्चन पेपर बनाया है वो उस चीज़ को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब जैसे पेपर मैंने बनाया, आपके वो करिकुलम से रिलेटेड हुआ ही नहीं, वो किसी और चीज़ है, तो वो आपके मोटिव को पूरा ही नहीं कर रहा है। ऐसे तो पेपर में कुछ भी डाल दे तो वो आपकी वैधता तो नहीं होगी, क्योंकि वो आपके जो उद्देश्य उसको पूरा कर ही नहीं रहा है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो किसके लिए चिंतित है, वैधता के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्रिटिकल पेडोलॉजी फर्मली बिलीव्स दैट, जो विवेचनात्मक शिक्षा छात्र होता है उसका किस पे विश्वास होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, द लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, मतलब शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। या फिर व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ स्कूल इज इररिलेवेंट, मतलब बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है। या फिर द एक्सपीरियंस एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लर्नर्स आर इम्पॉर्टेंट, शिक्षण के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। या फिर द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो विवेचनात्मक शिक्षण किस पे विश्वास है, तो क्या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं।
बिल्कुल शिक्षार्थियों का जो एक्सपीरियंस है और जो उनका अनुभव है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। टीचर को उसको वैल्यू देनी चाहिए, जिससे अगर उनकी इंपॉर्टेंस को सुना जाएगा तो बच्चा भी क्या होगा, अपनी चीज़ों को शेयर करेगा, अपनी चीज़ों को बात करेगा और जहाँ उसको कोई दिक्कत हो रही है वो टीचर से डिस्कस करेगा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूल बेस्ड असाइनमेंट, जो स्कूल बेस्ड असाइनमेंट होता है इस प्राइमरी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, तो जो विद्यालय आधारित जो आकलन है उसमें मुख्य रूप से किस सिद्धांत पे आधारित होता है, तो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, टीचर्स नो दियर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। या स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने ही चाहिए। या फिर स्कूल आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है जो विद्यालय आधारित आकलन में। या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, असाइनमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, जो आकलन है बहुत ही किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। तो विद्यालय आधारित जो आकलन है उसमें किस सिद्धांत पे आधारित होता है, तो आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, टीचर्स नो दियर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जो बाह्य परीक्षकों की जो अपेक्षा शिक्षक जो होते हैं अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, जो आपके स्कूल के टीचर्स होंगे वो आपकी कैपेबिलिटी को अच्छे से समझेंगे, जो बाहर का टीचर होगा वो उतने अच्छे से नहीं समझेगा आपके में क्या कमियाँ है, क्या प्रॉब्लम्स है, आप कहाँ गलती करें, तो वो क्या आपके स्कूल का टीचर समझेगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि बाहर वाले टीचर को नहीं पता है कि आप क्या दिक्कत करें, क्या आकलन में कमी, आपको किस चीज़ में सुधारा जा सके। तो उसमें जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो ए टीचर शुड, शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। या फिर इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, परीक्षाओं की संख्या को बढ़ावा देना चाहिए। या फिर इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की एक समान गति पे बल देना चाहिए। तो व्यक्ति विभिन्नता जहाँ प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को मोर इतने ऑप्शंस, मतलब इतने अनुभवों को, जो उनके अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे जो उनकी जो शिक्षा हो वो बहुत अच्छे से हो पाए, लर्निंग और मीनफुल हो पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो कौन सा जो है वो विकास का सिद्धांत है वो आपको बताना है। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, जो विकास होता है उसका समान नहीं होती है सभी की, तो बिल्कुल सही, जो विकास होती है सभी की, किसी में डेवलपमेंट जल्दी होता है, किसी में लेट होता है, लेकिन हाँ जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, मतलब क्रमिक रूप से होता है, लेकिन समान नहीं होती है। दूसरा लिखा हुआ, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, या जो विकास होता है वो हमेशा रेखीय होता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इट इज़ ए डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। या फिर ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और नॉट इंटरकनेक्टेड, जो विकास की जो क्रियाएं हैं वो अंतर संबंधित नहीं है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, जो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, विकास हमेशा रेखीय होता है। गलत है, विकास रेखीय नहीं होता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल, विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ही, और विकास की जो सभी प्रक्रिया है वो अंतर संबंधित, बिल्कुल जो विकास की जो प्रक्रिया है वो इंटरकनेक्टेड है। तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो उसमें सही पूछा गया तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, जो मानव विकास के क्षेत्र उसको विभाजित किया जाता जो है क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, मतलब शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सेकंड में इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशो साइकोलॉजिकल। या थर्ड ऑप्शन दे रखा है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, मतलब मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। या फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास के जो क्षेत्र उसको कैसे विभाजित किया गया है, तो आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञात्मक और सामाजिक। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए टीचर यूजेस ए टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
एंड होल्ड्स ए डिस्कशन। क्या करती है एक शिक्षिका जो होती है वो पाठ पुस्तकों और फल सब्जियों को कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और क्या करती है अपने विद्यार्थियों से इसको डिस्कस करती है। द स्टूडेंट लिंक द डिटेल्स विद दियर प्रीवियस नॉलेज एंड लर्न टू कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन देन दिस अप्रोच इज बेस्ड थ्रू। तो ये विद्यार्थी की जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ती है और पोषण की संकल्पना को सीखती है। यह उपगम जो है किस पे आधारित है? तो पहला दे रखा है क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, या फिर थ्योरी ऑफ रिफोर्समेंट, पुनर्बलन के सिद्धांत, या ऑपरेट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम का सक्रिय अनुबंधन, या कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो वो जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, वो क्या डेवलप करना चाह रही है? तो वो बच्चे में क्या करिए ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, उसके प्रीवियस ज्ञान से जोड़िए और प्रीवियस चीज़ों को जानने की समझने की कोशिश करिए जिसके उसमें ज्ञान का निर्माण हो सके। 14 क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंड मदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू। जब बच्चे की दादी उसकी माँ को गोद से लेती है तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। तो बच्चा किस कारण रोता है? तो क्या कारण हो सकता है? सोशल एंग्जाइटी मतलब सामाजिक दुश्चिंता, इमोशनली या संवेगात्मक रूप से, या स्ट्रेंजर क्योंकि वो अजनबी है, या सेपरेशन बच्चा सेपरेट हो रहा है। तो किस लिए वो रोने लगता है? तो सीधी सी बात है बच्चा जो हो रहा है वो अपनी दादी की गोद में जा रहा है, अपनी माँ से अलग हो रहा है, मतलब सेपरेशन हो रहा है, तो वियोग दुश्चिंता हो जाएगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, यह सामाजिकरण से तात्पर्य है। या रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, समाज में बड़ों का सम्मान करना, या फिर अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या फिर ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो शिक्षक के एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का क्या मतलब है, तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्या करना है? अडॉप्ट करना और एडजस्ट करना सोशल एनवायरनमेंट में, यही सामाजिकरण का तात्पर्य हो जाएगा। बच्चा कैसे अपनी चीज़ों को, सामाजिक चीज़ों को अडॉप्ट करता है और फिर उसमें कैसे वो जो अपने पीयर्स, अपने ग्रुप्स, अपने समाज में अपनी कैसी पहचान बनाना, कैसे उसमें समायोजन करना, कैसे वहाँ के जो उनकी कल्चर है कैसे उसको अपनाना, ये जो उसका हो जाएगा सामाजिकरण से तात्पर्य हो जाएगा। उसके एनवायरनमेंट में अपने आप को डेवलप करना सबसे बड़ा काम है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हुआ करे तो क्वेरीज हुआ करे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने जूनियर का CDP भी करवा रखी है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और प्राइमरी की भी करवा रखी है। तो फ्रेंड्स मोस्टली पेपर सॉल्व हो चुके, कोई भी एक ईयर का बचा होगा वो भी मैं करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा, आपके पेपर बहुत अच्छा होगा CTET का। और मैंने NCERT भी करवा रखी है, EVS के, साइंस के भी पेडोलॉजी के क्वेश्चंस करवा रखे, हिंदी भी मैंने करवाई है। तो फ्रेंड जो भी अगर डाउट है आपको, जो भी कुछ भी क्वेश्चंस में से कुछ भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिससे सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।